बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं, फैसलाबाद के इलाके मालिकपुर में एक केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया। धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई और आग लग गई। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि मलबे से 4 अफराद की लाशों और 9 जख्मियों को निकाल लिया गया है। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। मलबा हटाने का काम जारी है। मलबे तले मजीद अफराद के दबे होने का खदशा है। फैसलाबाद का इलाका मलिकपुर, जहां केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया है। धमाके से फैक्ट्री की छत गिर गई है और इसके साथ साथ फैक्ट्री से मुल्हिका कई मकानात को भी नुकसान हुआ है। मजीद जानेंगे JNS के नुमाइंदे इरफान हमारे साथ मौजूद है। इरफान, बताएगा क्या तफसीलात हैं? जी, इस वक्त फैक्ट्री के एक हिस्से में अभी भी आग लगी हुई है और यहाँ पे जो रेस्क्यू 112 की टीमें हैं वो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। उसके साथ यहाँ पे जो फैक्ट्री है उसका पूरी उसकी छतें जो है वो मुनद्दम हो चुकी हुई हैं। मलबा गिरा हुआ है और ये भी बताया जा रहा है कि मलबे में जो मजदूर मजीद दबे हो सकते हैं। यहाँ पे अभी तक 4 हलाकतों की तस्दीक कर दी गई है, जबकि 9 जख्मियों को निकाला गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि फैक्ट्री के जो मुल्हिका इलाके के अंदर उसकी बैक साइड के ऊपर जो घर थे उनकी इमारत के भी कई कमरे घरों के वो भी मुनद्दम हुए हैं। वहाँ पे भी जो लोग हैं वो शदीद जख्मी हुए हैं। अभी वहाँ से भी मलबा हटाया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे भी मजीद हलाकतों और मजीद जख्मियों के होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पे जारी है। रेस्क्यू टीमें जो है वो अपना काम कर रही हैं। जी इरफान, केमिकल फैक्ट्री कहा जा रहा है, किस चीज़ का केमिकल था और जो आग लगी हुई है क्या ये केमिकल है वो आग पकड़ रहा है? क्या कहना है फायर ब्रिगेड हुकाम का? ये ग्लू बनाने वाली फैक्ट्री थी और ग्लू बनाने के लिए जो है उसके अंदर जो केमिकल्स इस्तेमाल होते हैं उसका भी बहुत बड़ा यहाँ पे जखीरा मौजूद था। तो जब ये बॉयलर फटा है तो वो जो केमिकल का जखीरा जो था जो ग्लू बनाने में इस्तेमाल होता है वो भी उसकी लपेट में आ गया। इसीलिए एक बड़ा धमाका हुआ है वहाँ पे और जिससे ये जो फैक्ट्री है ये मुकम्मल तौर पर है वो हुई है। उसके बाद जो मशीनरी थी फैक्ट्री की ये उड़कर जो है वो इर्द गिर्द के इलाके के अंदर गिरी है। इर्द गिर्द मैं बता दूं कि एक रहायशी इलाका है यहाँ पे बना हुआ, साथ ही फैक्ट्री इलाका है, उसकी बैक साइड पे रहायशी इलाका बना हुआ है। तो ये यहाँ पे जैसे धमाके की नोयत इतनी शदीद थी कि उससे ना सिर्फ फैक्ट्री की इमारत जो है वो मुनद्दम हुई है, छतें मुनद्दम हुई हैं, उसके साथ साथ तो जो इर्द गिर्द जो घर बने हुए थे वो शदीद मुतासर हुए हैं। उनमें कई तो घर आधे जो हैं आधे घर जो है मुनद्दम हो गए हैं। वहाँ पे जो है रेस्क्यू ऑपरेशन अभी जारी है, वहाँ से भी मलबा हटाया जा रहा है। अब यहाँ पे हम ये देखने में आ रहा है कि मलबा जो है वो बहुत बड़ी तादाद में है, जबकि जो रेस्क्यू की टीमें यहाँ तमाम रेस्क्यू के वर्कर्स तमाम टीमों को यहाँ पे तलब कर लिया गया हुआ है। अब ये रेस्क्यू का काम भी यहाँ पे तेज किया जा रहा है ताकि मलबे को जल्द से जल्द हटाया जाए। दूसरी तरफ जो फैक्ट्री के अंदर आग लगी हुई है उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन जो केमिकल स्टोर था, जो केमिकल वाला इलाका था, वहाँ पे अभी तक आग लगी हुई है, उसको बुझाने की कोशिश की जा रही है। जी शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए इरफान। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब आज तलब किया हुआ है। वज़ीर आला KP की धमकी के बाद इलेक्शन कमीशन ने NA-18 हरीपुर में ज़िमनी इंतखाब के लिए फ़ौज और सिविल आर्म्ड फोर्सेस तैनात करने की सिफारिश कर दी है। सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा को खतूत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव के फेल की वजह से इलेक्शन कमीशन अफसरान की ज़िंदगी को ख़तरा लाहक हो गया है। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी ने जलसे में ज़िले इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन अफसरान को धमकी दी। एक मफरूर मुजरिम वज़ीर आला के साथ खड़ा रहा। मुतालिका हुकाम ने इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। दूसरी जानिब पेशावर में सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास के दौरान हवेलियाँ जलसे में वज़ीर आला की तकरीर पर इलेक्शन कमीशन ने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। चीफ सेक्रेटरी का कहना था कि वज़ीर आला को इलेक्शन कमीशन के नोटिस से मुताल्लिक़ आगाह किया जाएगा। और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का कहना है कि उनके बयान को सियाक़ो सबाक़ से हटकर चलाया गया है। उन्होंने कल कहा कि धांधली नहीं होनी चाहिए। उनकी तलखी इसी वजह से है कि आइन और कानून की पासदारी नहीं हो रही। उनकी तलखी गैर आइनी और गैर कानूनी नहीं है। वो कोई धमकी या ऐसा लहजा इस्तेमाल नहीं कर रहे जो कानून और आइन के दायरे से बाहर हो। अगर कोई कानून पर अमल दरामद नहीं कर रहा तो उससे थोड़े तल्ख लहजे में समझाएं, वो यही कर सकते हैं। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म को पहले दिन ही दरख्वास्त की थी कि कुछ करें और उन्हें मिलने दें। जो जवाब मिला उसके बाद मुनासिब नहीं समझा कि उनको दोबारा बताएं।
میری اگر پوری تقریر آپ سنیں تو میں نے کہا کہ جس دن سے الیکشن اناؤنس ہوا ہے آج تک میں نے کسی ایڈمنسٹریشن کو یا پولیس کو کال نہیں کی کہ آپ لوگوں نے جو ہیں فلانے کو سپورٹ کرنا ہے یا فلانے کے اگینسٹ جانا ہے. لیکن میں نے کل ہدایات دی ہیں. میں نے وہاں کہا ہے کہ آپ لوگوں نے دھاندلی کو روکنا ہے. مینڈیٹ پر ڈاکہ غیر آئینی کام ہے اور جو غیر آئینی کام کرتا ہے اس پر آئین سے بغاوت کا پرچہ ہوتا ہے آرٹیکل 6 کے تحت, اور آرٹیکل 6 میں جو سزائیں ہیں ان کی بات میں کر رہا تھا, لیکن اس کو جو ہے غلط رنگ دیا گیا. ہم جو ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر اگر اپنے لیے اپنے حق مانگ رہے ہیں تو ہم جو ہیں وہ ایسا کام نہیں کریں گے جو آئین اور قانون کے دائرے سے باہر ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کو خط لکھا ہے. خط میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات نہ کرنے پر تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے. سہیل آفریدی نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کو عدالتی اجازت کے باوجود ملاقات سے روکا گیا. یہ غیر انسانی, غیر اخلاقی اور عدالتی احکامات کی کھلی خلاف ورزی ہے. عدالتی احکامات پر فوری عمل درآمد کیا جائے. خواتین کے ساتھ بدسلوکی کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کی جائے. جیل حکام اور پولیس کو واضح ہدایات دی جائیں. ملاقاتوں کے لیے باوقار اور قانونی نظام کا قیام عمل میں لایا جائے. امید ہے پنجاب حکومت قانون کی بالادستی اور انسانی وقار کو یقینی بنائے گی. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری پر انتخابی ضابطۂ اخلاق کی خلاف ورزی پر جرمانہ عائد کر دیا گیا. ڈسٹرکٹ مانیٹرنگ آفیسر نے وفاقی وزیر پر 50,000 روپے کا جرمانہ کیا ہے. طلال چودھری کو 2 بار خلاف ورزی پر نوٹس جاری کیے گئے تھے. مزید کارروائی کے لیے معاملہ چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو بھیج دیا گیا ہے. وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ ججز کا استعفیٰ دینا ان کا استحقاق ہے. استعفوں سے متعلق غلط تاثر قائم کیا جا رہا ہے. ججز نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کی کوشش کی جو اس درخواست کے لیے صحیح فورم نہیں. آئینی عدالت قائم ہو چکی ہے. اب آئینی نوعیت کے تمام کیسز آئینی عدالت ہی سنے گی. سمجھ میں نہیں آیا کہ ججز نے درخواست سپریم کورٹ میں کیوں دی. 27ویں ترمیم کے بعد اس درخواست کو سننے کی مجاز آئینی عدالت ہی ہے. ججز کی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا گیا. جو ججز جنہوں نے پٹیشن سپریم کورٹ میں 184(3) کے تحت انہوں نے کوئی پٹیشن دائر کرنے کی کوشش کی ہے, وہ پٹیشن سراسر جو ہے وہ غلط فورم ہے. مے بی آپٹکس کی وجہ سے کہ شاید وہاں پہ جانتے بوجھتے ہوئے کہ وہاں پہ یہ انٹرٹین نہیں ہوگی اور وہاں پہ یہ فائل نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی وہ فائل ہوئی اور اس پہ اعتراض لگا اور آئینی عدالت ہی اس کے سننے کی مجاز ہے. 27ویں آئینی ترمیم کے بعد تو فائل تو وہیں پہ ہونی چاہیے تھی. 27ویں آئینی ترمیم کے تحت آرٹیکل 200 کے تحت جو ٹرانسفر کرنے کے صدر پاکستان کے پاس اختیارات تھے وہ ہم نے اختیارات JCP جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو ہم نے اختیارات سونپے ہیں. جو پلڑا بھاری ہے وہ تو جج صاحبان وہاں پہ بیٹھے ہیں. برسلز میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور ہنگری کے وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے. ملاقات یورپی یونین انڈو پیسیفک فورم کے موقع پر ہوئی. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ فریقین نے سیاسی, معاشی, تجارتی, ثقافتی اور دفاعی تعاون کا جائزہ لیا. پاکستان اور ہنگری نے خطے اور عالمی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا. دونوں وزرائے خارجہ نے سٹائپینڈیم ہنگریکم پروگرام 2026 تا 2028 کے MOU کی تجدید پر دستخط کیے. پاکستانی طلباء کے لیے ہنگری میں اسکالرشپ موقع میں اضافے کی راہ ہموار ہو گئی. دونوں وزرائے خارجہ نے زیر التوا معاہدوں کی جلد تکمیل کے لیے قریبی رابطے جاری رکھنے پر بھی اتفاق کیا. اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان ڈائیلاگ اور سفارتکاری کے ذریعے تنازعات کے حل کا حامی ہے. روس یوکرین تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں. تنازعات کے حل کے لیے بات چیت کا راستہ اختیار کیا جائے. روس یوکرین جنگ کے خطے پر گہرے اثرات ہو رہے ہیں. دونوں فریقین مذاکرات کی میز پر مسائل کو حل کریں. تنازع کے حل کے لیے مذاکرات کیے جائیں. There is no military solution to this conflict. Each day of continued fighting only deepens the wounds and the ongoing tragedy and moving the parties further away from reaching a political settlement. We again call upon the parties to demonstrate restraint, take meaningful strides towards de-escalation. A ceasefire is the first logical and necessary step in this process.
Pakistan is a firm believer in the power of dialogue and diplomacy and will continue to support all endeavors aimed at resolving the issue peacefully and in a just, comprehensive and durable manner. सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला खुरम में 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना खवारिज के 23 दहशतगर्द हलाक कर दिए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला पर टारगेटेड ऑपरेशन किया, जिस दौरान फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया और फायरिंग के तबादले में 12 खवारिज मारे गए। इसी इलाके में खवारिज के एक और गिरोह की मौजूदगी से मुतालिक खुफिया इतला पर दूसरी कार्रवाई की गई, जिसमें मजीद 11 दहशतगर्द मारे गए। यूं जिला खुरम में मारे जाने वाले दहशतगर्दों की तादाद 23 हो गई। ISPR के मुताबिक इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है ताकि भारतीय सरपरस्ती याफ्ता किसी भी बाकी मानदा खारजी दहशतगर्द को ख़त्म किया जा सके। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम पूरी क़ुव्वत से जारी रखे हुए हैं और बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने 18 और 19 नवंबर को खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में 3 अलहदा कार्रवाइयाँ करते हुए भारतीय सरपरस्ती याफ्ता फितना अल खवारिज से ताल्लुक़ रखने वाले 7 खवारिज को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक पहला इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ज़िला मोहम्मद में किया गया है, जहां सिक्योरिटी फोर्सेज ने खवारिज के ठिकाने को मौसर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के दौरान 4 खवारिज हलाक हुए। दूसरा ऑपरेशन जिला लकी मरफत में हुआ, जहां फायरिंग के तबादले में 2 खवारिज मारे गए। तीसरी झड़प जिला टांक में हुई, जिसमें एक और खारजी हलाक हुआ। ISPR के मुताबिक इलाके में भारतीय सरपरस्ती याफ्ता खवारिज की मौजूदगी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारे इंसदादी दहशतगर्दी मुहिम को भरपूर अंदाज में जारी रखेंगे ताकि मुल्क से बैरूनी पुष्ट ही याफ्ता दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा मुमकिन बनाया जा सके। कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस आज के लिए मुअत्तल कर दी गई है। रेलवे हुकाम के मुताबिक कराची से आने वाली बुलान मेल जैकबाबाद से वापस भेजी जाएगी। पेशावर से आने वाली जाफर एक्सप्रेस भी जैकबाबाद में रोकी जाएगी। ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुअत्तल की गई है। चमन के लिए ट्रेन अपने वक्त पर रवाना होगी। सरबराह पाक फ़िज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने दुबई एयर शो 2025 में शिरकत की। उन्होंने दोस्त ममालिक के एयर चीफ्स के साथ अहम और आला सतह की मुलाकातें भी कीं। एयर शो के मौके पर एक दोस्त मुल्क के साथ JF-17 थंडर तैयारी की खरीदारी से मुतालिक मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत भी किए गए, जो पाकिस्तान की बढ़ती हुई दिफाई और सनती शराकतदारियों में अहम संग मील करार दिया जा रहा है। ये मुआहिदा पाकिस्तान की एयरोस्पेस सलाहियतों पर आलमी एतमाद का वाज़ेह सबूत है। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान एयर चीफ ने मुलाकातों में जदीद तरबियत के शोबे में ताउन बढ़ाने और उभरती हुई एयरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ में शराकत और ऑपरेशनल हमआहंगी के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने पर भी इत्तफाक किया। आज दुनिया भर में माहीगीरी का आलमी दिन मनाया जा रहा है, लेकिन ज़िला सजावल के साहिली इलाकों के माहीगीर आज भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं और रोज़गार की तलाश में ज़िंदगी दाव पर लगाकर पेट की आग बुझाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। सजावल से हाफिज सादुल्लाह मेमन की रिपोर्ट। ज़िला सजावल जो तवील साहिली पट्टी रखने के बायस माहीगीरी के हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल समझा जाता है। ज़िला सजावल की 3 तहसीलों जाती, शाहबंदर और खारोछान की मईशत का दारोमदार ही माहीगीरी पर है। आज माहीगीरी के आलमी दिन के मौके पर ज़िला सजावल के माहीगीर उससे बेखबर समंदर का सीना चीरते हुए रिज़्क़ हिलाल कमाने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। असीं मला माण्हू आहियूं, असांजो इहो रोज़गार आहे दरिया जो, जेको असीं हीअ बि सांझी माना दरिया ते वेंदासीं, जेको बि असांखे गुज़र करिणो पवंदो, इन मां इहो असांखे अटो बटो हर शइ वठणी पए थी। ऐं असांजो जेको सो इन हुकुमदारनि खे इहो ई गुरदास आहे जेको असांखे सिंधु दरिया में पानी ॾिनो वञे। वसाइल की कमी और हुकूमती अदम तवज्जोही ने माहीगीरों की ज़िंदगी मज़ीद मुश्किल बना दी है। जदीद कश्तियों और हिफाजती सामान की कमी उन्हें खतरात में डाल रही है। हुकूमत असांजे बच्चन खे तइलीम ॾिए ऐं असांजे रोज़गार सुठो ऐं गुज़ारे ॾिए। ज़िला सुजावल के माहीगीर आज भी गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। हुकूमत
ماہی گیروں کو جدید سہولیات اور ضروری تربیت دینے کا انتظام کرے تاکہ ماہی گیری کی صنعت کو فروغ مل سکے اور ماہی گیر خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ حافظ سعید اللہ میمن، جو نیوز، سجاول۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ آذربائیجان حکومت کی دعوت پر D8 میڈیا فورم میں شرکت کے لیے باکو پہنچ گئے۔ حیدر علیوف انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر باکو آذربائیجان کی میڈیا ڈیولپمنٹ ایجنسی کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر احمد اسماعیلیوف نے وفاقی وزیر اطلاعات کا استقبال کیا۔ D8 فورم کا موضوع مباحثے، تعاون اور علاقائی ہم آہنگی کو فروغ دینا ہے۔ D8 میڈیا فورم میں پاکستان سمیت آذربائیجان، بنگلہ دیش، مصر، انڈونیشیا، ایران، ملائیشیا، نائجیریا اور ترکی کے میڈیا ماہرین، پالیسی ساز اور ابلاغیات کے ماہرین شرکت کر رہے ہیں۔ فورم میں D8 ممالک کے مابین ہم آہنگی پیدا کرنے، تجربات کے تبادلے اور باہمی تعاون کے نئے مواقع فراہم کیے جائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فورم میں پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں۔